लास्ट क्लास तक आप लोग बात कर चुके थे, यानी हम लोग बात कर चुके थे हेलोल्केन हेलोरेंस के बारे में। हमने बात किया था हेलोरेंस को कैसे बनाया जाए, यानी कि प्रिपरेशन मेथड। और लास्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर कुछ बात किए थे। आपको याद होगा लास्ट में छोड़ के रखे थे एफ़ पर, बताया था ना कि एफ़ छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं। तो ये एफ़ मतलब यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में 11th में आप लोग कुछ जाने होंगे। बताया गया होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 फॉर्म में रहता है। फ्रीडल और क्राफ्ट 2 बेरोजगार होगा, पता ही होगा आप लोग को, दोनों मिलके बनाया होगा रिएक्शन। हर बार चौपट करेगा, हर चैप्टर में आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो एक वर्ड यहाँ पर एल्काइलेशन है, तो एल्काइलेशन वर्ड एल्काइल के लिए और एसाइलेशन वर्ड एसाइल के लिए। एसाइल वर्ड RCOX, ये जो आप देख रहे हैं यही एसाइल है। तो अब हम एक एक करके दोनों रिएक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्काइलेशन, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम देख रहे हैं कि कोई भी एराइल हैलाइड ले रहे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड FeCl3। आपको पता है कि एनहाइड्रस का अर्थ क्या होता है, हाइड्रस मीन्स क्या होता है और एन मतलब क्या होगा, यानी कि उल्टा सूखा सूखा होना चाहिए। मामला यहाँ पर सूखा सूखा पढ़ाई भी हो रहा है, यानी मामला भी सूखा सूखा है। तो आप देख रहे हैं कि वही बात होगा कि यहाँ ये RX निकला, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरे बार पैरा पोजीशन पर। माइनर और मेजर ऑलरेडी आप जानते हैं। फिर अगर हम चलें तो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सब कुछ सेम है, फिर से ले रहे हैं यही हम क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर रहे हैं कोई भी एसाइल हैलाइड के साथ। एक्स के जगह आप कुछ भी लिख लीजिए। जनरली हम क्या लेते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। एनहाइड्रस यानी कि AlCl3 एंड FeCl3 के साथ रिएक्शन करें। और जब भी क्लास में हो तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ इसका मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मामला वही होगा कि एक बार एसाइल ग्रुप ऑर्थो पर आएगा, दूसरी बार पैरा पर आएगा, मेजर और माइनर ऑलरेडी आएगा। अब रिएक्शन का जो सेकंड सेक्शन है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकंड सेक्शन हेलोल्केन हेलोरेंस के लिए जो है वो है रिएक्शन विथ मेटल। मतलब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जो भी हो उसका रिएक्शन हमको मेटल के साथ करना है। मेटल में 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन सा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है आपको। तो मेटल के बारे में एक रिएक्शन जो कि ऊर्ज रिएक्शन, बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है। इसके बारे में एक बड़ा अच्छा कहानी है जो हम आपको सुनाएंगे जब हम लोग मिलेंगे तब। लेकिन अभी केवल इतना याद रखिए कि ऊर्ज रिएक्शन जो है ये 11th में आप पढ़े होंगे जब आपको बताया गया होगा अल्केन का प्रिपरेशन मेथड। वही काम यहाँ भी करते हैं कि हम RX ले रहे हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं। सोडियम को बोला जाता है बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। और इस रिएक्शन में 2 मोल हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। 2 मोल एल्काइल हैलाइड, ये सोडियम क्या करेगा, X और X मतलब पूरा का पूरा क्या किया, 2NX बाहर। तो बचता क्या है, ये R और ये R दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड वन रिएक्शन मतलब रिएक्शन विथ मेटल में ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। ये नाम बड़ा पॉपुलर है और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में आपको ये ग्रिग्नार्ड नाम से भेंट होगा ही। इसमें भी हम करते क्या है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कहीं भी साथ नहीं पीछा नहीं छोड़ रहा, ये ड्राई हम लोग को इस चैप्टर में। तो जो कंपाउंड बनता है वो बन रहा है RMgH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। इस ग्रेनाइट रिएजेंट के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये -1 और अल्काइल ग्रुप -1 होता है। और ये इसका इंपॉर्टेंट आप देखे होंगे अल्केन का प्रिपरेशन में भी और बाकी हर चैप्टर के प्रिपरेशन में आपको ये नज़र आ जाएगा। एक रिएक्शन है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन 2 चीज़ में है, एक इसमें एराइल हैलाइड ले रहे हैं, दूसरा एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। इस दोनों को यानी कि डिफरेंट लेते हैं। जैसे आप ऊर्ज में देखे होंगे दोनों का दोनों हम क्या लिए, एल्काइल हैलाइड। लेकिन इसमें एक लेते हैं एराइल, दूसरा लेते हैं एल्काइल, बाकी सेम वही सोडियम ले लें, ड्राई ईथर ले लें। तो देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा निकला, तो बचता क्या है, जहाँ पर आप जिस जगह से आप X हट रहा है आप देखिए वहाँ पर R आके ये R जा रहा है। तो मतलब ये बने क्या नाम आपको लिखना है, बाकी बात में करेंगे। सबसे लास्ट इसमें रिएक्शन विथ मेटल में एक है फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, तो दोनों तरफ हम एराइल हैलाइड ले रहे हैं। जैसे ऊर्ज रिएक्शन में क्या किए, दोनों एल्काइल हैलाइड लिए। फिटिंग रिएक्शन जो ऊर्ज फिटिंग था उसमें एक एल्काइल के साथ एक एराइल लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए ये भी एराइल है और ये भी एराइल है, दोनों का दोनों एराइल आपको दिख रहा है। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखिए ये पूरा का पूरा सोडियम, ये बाहर 2NX। तो बचता क्या है, ये
और ये दोनों इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइफिनाइल। जब आप एनसीईआरटी के कन्वर्सन में जाइएगा तो देखिएगा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम देखें कि जितना मेन प्रॉपर्टीज़ पर अभी हम बात कर चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन पर, यानी कि सबसे अब हम बात कर लें एलिमिनेशन रिएक्शन का। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको हम पहले बता चुके थे कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में 3 रिएक्शन का नाम हम बताए थे आपको। एक बताए होंगे सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़ाए होंगे आपको हम एडिशन, और तीसरा एलिमिनेशन। जो पढ़े होंगे उनको याद होगा कि जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे कि मियाँ बीबी, एक बेटा एक बेटी। याद होगा आप लोग को कि बेटी का शादी किया, बेटा का शादी किया, बहू आई बेटी गई, मामला उतना का उतना। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड आया, तो जितना सिग्मा बॉन्ड पहले उतना ही बाद में। एडिशन के बारे में आपको एग्जांपल बताया गया था कि मान लो मियाँ बीबी है, 2 बेटा है, दोनों बेटा का शादी कर दिया तो 2 नया जुड़ गई ना, तो फैमिली मेम्बर बढ़ा। तो एडिशन में आप पढ़े होंगे कि एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन एलिमिनेशन का यहाँ तक सवाल है, तो एलिमिनेशन हम करते क्या है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, 1 पाई बॉन्ड बनता है। टोटल मिला के बात करें तो 1 बॉन्ड का लॉस होता है इसमें। मामला वही था कि मियाँ बीबी के साथ 2 बेटी थी, दोनों बेटी का शादी किए, मियाँ बीबी काएँ। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन में सिंपली आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है CH3 CH2X। अगर हम इसी को ऐसा लिख दे तो आपको कष्ट होगा नहीं, पहले से भी आप जानते हैं, यही बात हम बार बार बोलते हैं। अब जैसे बेस लाया तो ये बेस का काम क्या होगा, एसिड को लेके भागना। ये भागने पकड़ने वाला मामला तो आप लोग जानते होंगे अच्छा से। तो देखिए जैसे HX बाहर हुआ तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ, दोनों मिलके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे क्या हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन 3 फॉर्म में होता है। एक को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, दूसरे को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, और तीसरे को बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। लेकिन आप लोग को मेन पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन। जिनको ज़रूरत होगा कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, क्लास में कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन अभी आप मान के चलिए जो आपको पढ़ना है वो बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। अब बीटा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप गौर कीजिए कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमको एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन करना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर इस कंपाउंड को हम ऐसा लिख दें तो आपको कष्ट नहीं होगा। मतलब इस कंपाउंड को हम ऐसा करते हैं, CH3, इस CH यहाँ H कर दिए, इस जगह पर CH ये X, और यहाँ CH2 और H कर दिए। अब इस कंपाउंड पे आप गौर कीजिए, जो आपको समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि कर हम क्या रहे हैं। अगर हम गौर करें कि जैसे यहाँ पर आप बेस लीजिएगा और बेस लेके अगर आप हिट कीजिएगा, तो अब गौर कीजिए आपको 2 तरीक़ा से, यानी कि एक बार HX यहाँ से भी निकल सकता है और दूसरा HX यहाँ से भी निकल सकता है। अब निकलेगा तो कोई एक ही। अब कौन सा निकले, कौन सा कंपाउंड बने, इसके लिए एक रूल दिया गया था, उसी रूल का नाम है सेट-जेफ रूल। अब सेट-जेफ रूल में क्या मामला है, तो हम देखिए कि आप करते क्या हैं कि दोनों तरफ से 1 बाय 1 हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं तब उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 2 कंपाउंड बन रहा है। एक कंपाउंड बन रहा है जब हम CH3, अब यहाँ पर CH और ये हाइड्रोजन और ये X जब बाहर होगा तो देखिए एक बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों बनेगा। इस जगह पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH और ये CH3 आ जाएगा। एक कंपाउंड तो ये बना। अब दूसरा कंपाउंड आप देखिएगा कि यहाँ बन जाएगा CH3। अब ये अपनी जगह पर है ही, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब ये क्या बचा, CH2। लेकिन इस जगह में आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं तो X और H यहाँ से निकल रहा है, तो जब ये दोनों निकलेगा तो यहाँ पर इस बार आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखिए 2 कंपाउंड बन रहा है, एक में सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, एक में थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। दोनों में से कौन सा कंपाउंड सही है, एक कंपाउंड मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर, इसके लिए एक रूल दिया गया था सेट-जेफ। वही सेट-जेफ रूल आपको पढ़ना है। तो सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में, मेरे भाषा में अगर समझिए तो आप याद रखिए कि जो कंपाउंड ज़्यादा बैलेंस होगा, यानी कि जिसमें रेशियो दोनों तरफ बराबर बराबर होगा ना, उसी को हम मेज़र मान लेंगे। तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, बाकी क्लास में हम एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल में अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ आप गौर कीजिए कि इधर आप कितना, डबल बॉन्ड किधर कितना कार्बन है, 2, डबल बॉन्ड किधर कितना कार्बन है, 2।
तो 2:2 के रेशियो दिख रहा है। आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक तरफ 3 कार्बन दिख रहा है, एक तरफ 1 दिख रहा है, मतलब इसमें 2:2 दिख रहा है, इसमें 3:1 दिख रहा है। देखिए ऐसा रूल नहीं है, मतलब आपको सिंपल समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज कुछ और है। तो इसमें माना जाएगा कि जिधर बैलेंस हो जाए वो मेज़र होगा, मतलब ये मेज़र और ये माइनर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसमें एक और, तो आपको क्लियर होगा। पहले याद सिंपली आपको हम सेट-जेफ रूल इतना आपको समझाएं। अब सेट-जेफ रूल के बाद इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो हम कर चुके थे, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी मार्कोनिकॉफ पढ़ा चुके हैं। जिनको याद होगा तो मार्कोनिकॉफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ भी हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों आपको पढ़ना था। तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ, उसका क्वेश्चन भी हम बना चुके थे, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर नहीं रहे। तो जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानते हैं कि फिज़िकल यानी कि बाहर अपीयरेंस हमको देखना है कि कैसा लगता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ही पढ़ना है। जैसे एक आप पढ़े होंगे कि जितना भी एल्काइल हैलाइड होता है, ऑल एल्काइल हैलाइड, ये सब का सब क्या होगा, जनरली स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल का अर्थ क्या है कि ये पानी में कम घुलेगा, बहुत कम। नेक्स्ट, ये जनरली क्या होता है, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, टेस्टलेस होगा। लेकिन कुछ मामला आता है क्या है कि जब एयर वगैरह एक्सपोज करता है तो इसमें कुछ कलर वगैरह आएगा, नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीपी एंड एमपी, ये बीपी एंड एमपी का जहाँ तक बात है वही ब्लड प्रेशर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन का। तो नंबर ऑफ कार्बन का मीनिंग है कि अगर आपके पास 3 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मान लो आपके पास एक है CH3Cl, दूसरा है CH3CH2Cl और तीसरा आपके पास है CH3CH2CH2Cl। तो आप तीनों पर गौर कीजिए, A, B, C। तो यहाँ पर हम कितना दिख रहे हैं, एकदम आपको हम आसान भाषा में बात करवा रहे हैं। तो 2 कार्बन 3 कार्बन दिख रहा है। तो हम बात करें जितना ज़्यादा कार्बन हो तो सबसे ज़्यादा कार्बन C, देन B और सबसे कम A का BPNMP होगा। अगर हम नंबर 4 में बात करें सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में सिंपली बोला जाता है कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, पोलर, नॉन पोलर, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये भी स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में बहुत ज़्यादा तो घुलेगा नहीं। तो अब स्लाइटली सॉल्युबल है, और सॉरी सॉल्युबिलिटी का तो हम बात कर चुके थे, तो अभी हम इसको इतना ही रहने दें, इस पर हम बात करें नहीं, ये आप कर चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ सेक्शन बचा हुआ, जैसे एक पॉली हेलोजन कंपाउंड बचा हुआ, तो पॉली हेलोजन कंपाउंड का हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या है। देखिए पॉली हेलोजन कंपाउंड नाम से क्लियर है, पॉली मीन्स क्या होता है, यानी कि बहुत। तो जब हम अभी तक जितना कंपाउंड पढ़े उसमें एक एक हेलोजन आप देख रहे थे, लेकिन जैसे पॉली हेलोजन का बात आएगा एक से ज़्यादा, यानी कि मोनो से ज़्यादा होगा। अब इसका एक 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ते हैं। एक है डाई क्लोरोमीथेन, नाम देखिए क्लियर है, डाई मीन्स 2, क्लोरो मीन्स 2, यानी कि डाई मीन्स 2, क्लोरो मीन्स क्लोरीन और मीथेन मीन्स 1 कार्बन। तो आप देखें यहाँ पर फार्मूला जो लिखा हुआ CH2Cl2, 1 कार्बन के साथ कितना क्लोरीन दिख रहा है आपको, 2। अब इसमें यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बस उतना आता है कि इसका यूज़ क्या है। तो डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ देखिए जनरली ड्रग्स वगैरह बनाने में होता है, या कोई पेंट रिमूव करने में, कहीं पर कोई कलर लगा हुआ उसको रिमूव करने में, जो भी नेल पॉलिश वगैरह जानते होंगे लगाए होंगे, तो थिनर वगैरह जो बनता है ना उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक है ट्राइक्लोरोमीथेन। अब जैसे यहाँ पर डाइक्लोरो में 2 क्लोरीन था तो ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन है। तो आप देखिए एग्जाम फार्मूला में क्या है, क्लोरीन 3 है यानी कि CHCl3 है। इसी को हम सिंपल फॉर्म में क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और ये क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है एनेस्थेटिक यूज़, आपके कॉपी में होगा या बुक में होगा। एनेस्थेसिया मीन्स क्या होता है, बेहोश। तो ये क्या होता है, बेहोशी करने में काम आता है, अब यूज़ मत करने लगिएगा। नेक्स्ट है ट्राईआयोडोमीथेन, यहाँ पर मामला जैसे क्लोरीन था उसी जगह पर केवल आयोडीन कर देना है। तो देखिए आप CHCl3 था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं CHI3, जैसे उसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते थे उसी तरह इसको हम क्या बोल देंगे, आयोडोफॉर्म। अब इसका यूज़ किया जाता था, एंटीसेप्टिक यूज़ था इसका। एंटीसेप्टिक आप समझते हैं कि कोई भी कट वुंड्स, घाव वगैरह जो होता है उसको, जो भी स्किन प्रॉब्लम होता है उसमें इसका दवाई के रूप में यूज़ किया जाता था।
लेकिन आइडोफॉर्म का जो स्मेल होता है ना बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होता है, इतना ख़राब स्मेल होता है कि घाव क्या ठीक कीजिएगा, उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ के लिए बीमार हो जाइएगा। तो अब इसलिए अब इसका यूज़ नहीं किया जा रहा, हटा दिया गया। अब क्या यूज़ होता है, छोड़िए ना, इतना यूज़ क्या कीजिएगा, पढ़ के दुनिया में बहुत ही यूज़ है। नेक्स्ट वन है कार्बन टेट्रा क्लोरीन। तो मतलब यहाँ पर क्लोरीन 4 आ जाएगा, तो CCl4 है। इसका एक यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब इसका काम होता है आग बुझाने में, लगाइएगा तो बुझाना तो पड़ेगा ही। अब एक है फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स आपको डिटेल पढ़ना है, NCERT में दिया हुआ है। फ्रेयॉन्स ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन एक साथ रहता है, और ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। AC में यानी कि एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है DDT पढ़ना। DDT में ध्यान दीजिएगा कि ये DDT जो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, आप इसका कॉपी में आपका किया हुआ है। आप देखिएगा कि ये दुनिया का पहला क्लोरीनेटेड जो कि लैब में बनाया गया था इंसेक्टिसाइड था। इंसेक्ट मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो भी इंसेक्ट्स होगा स्मॉल, उसको मारने में इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मेटाबॉलिकली डाइजेस्ट नहीं होता है। अब मेटाबॉलिकली डाइजेस्ट नहीं होने का अर्थ है कि अगर मान लो किसी भी तरीक़ा से ये आपके बॉडी में चला गया, तो ये अगर आपके बॉडी में चला जाएगा तो आपके बॉडी में जितना भी डाइजेशन या जो भी प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में हम उपापचय बोलते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के द्वारा ये आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, आपके बॉडी में जमा हो जाएगा। अब जमा होने के बाद ये डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जनरली देखा जाता है कि जो भी किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रोसेस प्रॉब्लम, लंग्स में ये जाके जमा होगा, जिससे कि बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए DDT पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रतिबंध समझते हैं ना, बैन किया हुआ है इंडिया में, लेकिन आपको पता है इंडिया में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, खोजने का खाली ज़रूरत है। जो बैन होता है वो जल्दी जल्दी मिलता है, इसलिए मिल सकता है, लेकिन आप खोजिएगा मत, क्योंकि ज़रूरत उसका आपको पड़ेगा नहीं। अब इस चैप्टर में है जो मेन सेक्शन अगर बोला जाए, अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि इस चैप्टर का हम 50% ही बात किए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। तो देखते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, अब बोलेगा लंबा लंबा काहे लिखते रहते हैं बार बार, तो मतलब ये है कि इस चैप्टर को लगभग हम ख़त्म कर लिए। बार बार हम लगभग बोल रहे हैं, कभी कुछ ख़त्म होता नहीं है। लेकिन आप जब NCERT पढ़िएगा, हम बार बार आपको NCERT पढ़ने बोल रहे हैं, तो उस NCERT में देखिएगा आपको कुछ वर्ड आएगा। एक आएगा कायरल, देखिएगा हाथ उत बना होगा, एक तरफ दायां हाथ एक तरफ बायां हाथ बना होगा, ठीक है। तो कायरल मीन्स क्या होता है, एक कायरल क्या होता है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें आपको नज़र आएगा इनैंसियोमर पेयर, ठीक है। उसके बाद एक आपको वर्ड नज़र आएगा डायस्टेरोमर पेयर। ये क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि क्यों छोड़े, ये सभी पढ़ाई देंगे। उसके बाद जैसे इन्वर्सन है, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद रिटेंशन है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप NCERT में देखिएगा ये सब का क्या क्या मामला है वो आप कर लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, देखिएगा डायग्राम दिया होगा, बना होगा। SN1 SN2 तो आप कर चुके हैं, उससे कुछ क्वेश्चन होगा। तो आज आपका देखिए ध्यान क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। तो NCERT का एक्सरसाइज है 1 से लेके 22 क्वेश्चन है। इस 22 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा दोनों नोमेनक्लेचर है, तो इस नोमेनक्लेचर को आप कोशिश कीजिएगा बनाने के। नेक्स्ट टाइम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिर उसमें एक क्वेश्चन देखिएगा जहाँ पर दिया होगा कन्वर्सन आप ट्राई कीजिए, बनेगा नहीं, हम कंफर्म है। लेकिन सबसे लास्ट का जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, वो उसमें देखिएगा लिखा होगा व्हाट हैपेंस व्हेन। ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। ये टोटल आपका होमवर्क है। और एक जहाँ पर कंप्लीट द रिएक्शन दिया होगा, वो भी आप बना सकते हैं। मतलब मेरा कहना है कि आप वीडियो देख के इतना क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए बनाने का। एक बार पूरा चैप्टर को आप डिस्कस कर लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए। तो देखिएगा 50 नहीं, हम आपको 50 बोल रहे हैं, आपको 70% समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाए हम हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बीच में हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। सबको हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, तो बोलिएगा कि फिर वही उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जिनको लगे हनुमान चालीसा पढ़िएगा, नहीं लगे नहीं पढ़िएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कब होगा ये आज डेट नहीं बताएंगे, हो सकता है कोरोना अगर हमको हो जाए तो वीडियो आएगा भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग बच के रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज पर अगले दिन बात करेंगे। तब तक जय जय श्री